आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हैं, इस्तकबाल करती हैं दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज चूंकि सैटरडे है और सैटरडे स्पेशल में हम एक जादूगर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो जादूगर जिन्होंने अपने कलम का जादू इस कदर चारों ओर फैलाया कि इन्होंने बड़े बड़े शाहकार पैदा किए। हमारे सामने रखे एग्जाम्पल्स हैं। एडवर्ल्ड में इनका जाना माना नाम है। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री में भी 14 साल इन्होंने बिताए। और फिर फिल्मों की बात करें तो जब इन्होंने फिल्में लिखनी शुरू करी तो बड़ा बड़ा शाहकार सामने आया। दिल, तेजाब, रंग दे बसंती, खलनायक, बेटा, कौन भुला सकता है इन फिल्मों को। जब ये बातें करते हैं तो बातों में भी उसी शुद्धता से ऐसा लगता है कि ये हमें किसी कहानी में लेके जा रहे हैं। इन्होंने जिंदगी से काफ़ी सारे तजुर्बे हासिल किए हैं। ज़िंदगी ने कदम कदम पर इन्हें अलग अलग मौके दिए हैं। उन मौक़ों से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ अभी भी सिखा रहे हैं, दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। राइट, हम आपसे मिलवा रहे हैं दिल से में, जो दिल से बात करना बखूबी जानते हैं, जिनका नाम है कमलेश पांडे जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे दिल से शो में। दिल से के लिए आप फिट मेहमान हैं। जो भी बातें आप करते हैं दिल से ही करते हैं आप। आपकी बातों में भी वो ह्यूमर निकलता है कभी कभार। मतलब बोरियत आप महसूस नहीं होने देती हैं। बोरियत आपकी जिंदगी में है ही नहीं। आपने अपनी लाइफ में भी ऐसा किया है। वो शुद्धता, वो सच्चाई हर जगह आपने दिखाई है। भले आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर भी हर जगह आपने कुछ ना कुछ हासिल करने का इरादा बना लिया और वो कर लिया। बार बार रिजेक्ट होते गए, फिर भी आप आगे बढ़ते गए। और यहाँ ये सबसे पहले बात करनी ज़रूरी है कि चाचा नेहरू, हर एक बच्चा दीवाना उनका था, लेकिन आपके जहन में वो एक खलिश है, एक तरह की रंजिश है। जो उन्होंने बात कही थी 1957 में कि भाई जो भी करप्शन है उसका हमें खात्मा करना है। आप वो स्पीच उनकी सुन रहे थे। जो भी करप्ट शख्स दिखे उसे टेलीफोन वायर से लटकाया जाए। और आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करप्ट थे और आप इंतजार कर रहे थे दूसरे दिन कोई लटका क्यों नहीं। और आज भी मैं अकेले नहीं इंतजार कर रहा था। कोई अखबार में हेडलाइन थी कि जो भी पाया जाएगा करप्ट, भ्रष्टाचारी, उसको नज़दीक के टेलीफोन खंभे से लटका दिया जाएगा। ये कहा नेहरू ने। और हमारे नेहरू गॉड थे जी। कि ये शख्स जो है कभी कुछ झूठ नहीं बोल सकता, कुछ गलत नहीं बोल सकता। हम पूजा करते थे, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, पूजा थी। तो अगले दिन हम बच्चे जो हैं जो स्कूल जा रहे थे, मैं शायद 6वीं में था, 7वीं में था शायद। तो स्कूल के निकले, एक साथ निकले 5-6 बच्चे, और आपस में हमने शर्तें लगानी शुरू की कि किस टेलीफोन खंबे से कौन लटकेगा। क्योंकि हर एक एरिया का सबको पता था कौन कौन भ्रष्टाचारी है, सबको पता होता है। आज भी सबको पता है, सबको पता है, हमें पता था। तो हमारी लग रही थी शर्तें कि भाई वो शाम टगीज के पास जो टेलीफोन खंबा है वहाँ से फलाना लटकने वाला है, वो चौक के पास जो टेलीफोन खंबा है वहाँ से फलाना। एंड हमने शर्तें लगानी शुरू की कि अच्छा चल मैं एक आना लगाता हूँ, देख कल वहाँ से कौन लटकने वाला है। नहीं, मैं ही जीत जाऊंगा। मैं 2 आना लगाता हूँ। मुझे हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, अकल रकम थी। 1 आने 2 आने बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और हमें लगा कि बस आज बोल दिया जवाहरलाल ने और कल सब शुरू हो जाएगा लटकना। कल तो सब लटके होंगे पूरे शहर में, हर टेलीफोन खंबे। ऐसा हो नहीं पाया मुमकिन। अगले दिन सारे टेलीफोन खंबे खाली थे। आपको बड़ा दुख हुआ? हमने कहा दुख नहीं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल परसों इंतजार करते रहे। बिजी हैं चाचा नेहरू, बिजी हैं, कभी नहीं कभी लटकाएंगे। 1991-92 में जब मैंने रंग दे बसंती लिखना शुरू किया, तब तक हिंदुस्तान के सारे टेलीफोन के खंभे खाली थे। यहाँ तक कि टेलीफोन के खंभे गायब हो गए क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स आ गया था। तो वायर जमीन के अंदर चले गए थे, खंभे भी नहीं थे। और not a single man, not a single corrupt man was ever hanged from a telephone pole or from anybody. जो दिल टूटना था ना, जब एक सपना टूटता है उस उम्र में, कच्ची उम्र में जब दिल टूटता है, वो कहीं घाव कभी भरता नहीं हो। तो जब मैंने रंग दे बसंती लिखना शुरू किया तो वो घाव वापस लौटा मेरी लिखने में, मेरी राइटिंग में लौटा, मेरे गुस्से में लौटा। और कहीं ना कहीं रंग दे बसंती जो है उसी दिल टूटने की आवाज़ है। बिल्कुल सही आवाज़ थी। और सिर्फ मेरा ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी का
दिल टूटता रहा है। अब आप देखिए आज के दौर में भी, जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत से ही आपको लगा था तब चाचा नेहरू की बात तो बहुत मायने रखती है, उसने अपनी बात नहीं रखी, उसने अपना वादा नहीं निभाया। तब से कितनी सरकारें आई, अभी तक किसी ने वादा नहीं निभाया। आज भी अगर कोई बच्चा इसी तरह से सुनता होगा अपने खास लीडर को, उसे ऐसे ही लगता होगा या शायद ये खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर नहीं हो रहा है। मतलब आज भी जरूरत है हमें भगत सिंह जैसे नौजवानों की, देशवासियों की आज के इस दौर में। सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है शिबा कि हम लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं। ये जो जवान है, जो युवा पीढ़ी है, पिछले 60-70 साल में वो आदी हो गई कि भाई वो कुछ भी कहे, कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो इंडिफरेंस है, ये मोह भंग जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बुनियाद थी रंग दे बसंती की, कि जो लड़के हैं रंग दे बसंती में दे आर नॉट बॉदर्ड, टू हेल विद इट, कुछ होने वाला नहीं है यार, कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे चलता रहेगा। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन हमारी आदत बन गया था, आज भी है, आज भी है। आप भी जिसको आप उम्मीद कहते हैं कि हाँ भाई कोई उम्मीद है कि कोई तो कुछ तो होगा। अब हम लोग होपलेसली होपफुल मुल्क हैं। हमें मालूम है कि हमारा दिल टूटने वाला है, हमारी जो भी सपने हैं वो टूटेंगे, फिर भी हम उम्मीद करते रहते हैं, जाके इलेक्शन में वोट देते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। हम हार नहीं मानते, हम कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करेंगे, तकलीफें उठाएंगे, सफर करेंगे, हार नहीं उम्मीद की किरण नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद का दामन वैसे भी नहीं थामना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए शायद हम, और बल्कि रंग दे फिल्म बसंती की लिखने के पीछे उम्मीद यही थी कि उसमें लाइन आपको याद हो कि ए जनरेशन अवेक्स, ये लाइन थी उसकी। तो एक कोशिश थी कि चलो एक पीढ़ी को जगाते हैं, और पीढ़ी जगी थोड़ी देर के लिए, ऐसी बात नहीं है। लोग काफ़ी रिस्पांस बहुत अच्छा था, और आज तक जो मुझे रिस्पांस मिलता रहता है। मगर ये है कि वो थोड़े से रिस्पांस से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आखिर आप उसी माहौल में, उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जो चक्कर आपको 70 साल से आता, आपकी वो चक्कर आपकी विरासत है, वो चक्कर जो है आपकी विरासत है। और ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये साजिश इसलिए है कि लोगों को इतना बिजी रखो चक्कर में कि ये बगावत की या किसी और चीज़ के बारे में सोच भी ना पाएँ कि चलो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो वो भी एक मुझे लगता है कि हाँ, एक के पीछे भले वो सोची समझी साजिश ना हो, मगर ये साजिश लगती है कि लोगों को इस तरह बिजी रखो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि और कुछ के बारे में सोच ना पाएँ। वो दाल रोटी के चक्कर में, नौकरी के, अब आप सोचिए हिंदुस्तान में कोई लड़का पैदा होता है, मैं तो मानता हूँ कि 7 साल होते होते हर बच्चे का कत्ल हो जाता है। और उस कत्ल में सारे गुनहगार हैं, परिवार गुनहगार है, समाज गुनहगार है, देश गुनहगार है, धर्म गुनहगार है, हमारी कल्चर गुनहगार है। क्योंकि इसके पहले कि वो बच्चा कुछ सोचे समझे, अपनी निगाह से देखे, उसको सब कुछ उस पर थोप दिया जाता है। तुम फला हो, तुमको ये करना है, तुमको नौकरी करना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अला फला, शादी ब्याह, बाल बच्चे, मतलब मैंने कहा ना कि तरह की जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। 7 साल होते होते उस बच्चे का कत्लेआम हो जाता है। मैं तो मानता हूँ, मैं इस मामले में आपने कहा कि मेरी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, मानता हूँ कि मेरी खुशनसीबी थी, मैं बाल बच गया, नहीं तो शायद मेरा भी कहीं दिमाग खराब हो गया होता, कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लग गया होता, फिर मैं कहाँ से लिखता रंग दे बसंती जी, और कहाँ से आप जैसे अजीम राइटर हमें नसीब मानता हूँ कि वो मेरी, इट इज़ माई क्वालिफिकेशन दैट माई एकेडमिक वाज ऑलमोस्ट जीरो। और हमें रंग दे बसंती जैसी फिल्में चाहिए थी और लोगों को जागरूक करना था कि आज के दौर में भी भगत सिंह कहीं ना कहीं है जो उठ खड़े हो सकते हैं, अपने देश को, अपने मुल्क को बदल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, इस ज़्यादा माहौल ख़राब में भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है, कुछ आस की किरण है, कुछ लोग हैं। अब ये है कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, उनको एक जो कहते हैं कि उनका उत्साह बढ़ना चाहिए। मगर मेन चीज़ है अवसर मिलने का। अब अवसर की बात सोचें, अवसर भी बिकते हैं हमारे समाज में, हमारे जो माहौल है, अवसर बिकते हैं। और एक
लड़का या लड़की जो भी हो उसको अवसर के लिए समझौता करना पड़ता है। वो तो बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसा एक इंसान पैदा होगा जो इन जंजीरों को तोड़ देगा, जिस तरह से आपने तोड़ दिया बचपन में तोड़ के फान के जहाँ जहाँ गए। और अच्छा, आपकी एक बहुत ही अच्छी बात है, आपके बारे में मैंने सुनी है कि हर बार कुछ नया करने का आपके अंदर था जज्बा, शरारती बहुत आप थे। एक कोई क्वेश्चन राउंड खेलेंगे। आपने इतनी सारी फिल्में लिखी हैं, जैसे दिल फिल्म आमिर खान की बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही, माधुरी दीक्षित उसमें थी, कई सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी आमिर खान की, दिल तो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी उनकी। और इसके बाद रंग दे बसंती, जो कई सारे प्रोड्यूसर्स ने इसे नकारा था, फाइनली आमिर खान साहब को बड़ा अच्छा लगा आइडिया, तो वापस उनके साथ आपने काम किया और एक और कल्ट क्लासिक फिल्म हमारे सामने आ गई। कई सारे कैरेक्टर्स आपके जहन में होते होंगे जब भी आप कोई फिल्म लिखते हैं, सो कभी ऐसा कोई कैरेक्टर आपने खुद प्ले किया? जैसे रंग दे बसंती में जो डीजे का किरदार था, डीजे का, वो मैं था, वो मेरा किरदार था। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब 11वीं 12वीं की बात, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, तो जो मेरे दोस्त थे वो अपने वो प्रेम पत्र मुझसे लिखवाते थे। तो मेरे लिखे हुए प्रेम पत्र जो थे बड़े पॉपुलर थे और मेरे दोस्तों को बड़ी कामयाबी मिली उसमें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आमिर खान का किरदार है, डीजे का किरदार है रंग दे बसंती में, दैट इज यू। वेल, हमें लेना पड़ेगा इस वक्त छोटा सा ब्रेक। दिल से में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके साथ ये जो प्यारी प्यारी सी और मजेदार गुफ्तगू ये जारी रहेगी। आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल से लाइव में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री का जाना माना नाम, जिन्हें कलमकारी का उस्ताद कहा जाता है। ये है जादूगर नन अदर देन कमलेश पांडे जी, जिनकी बातों में बहुत ही मजा है। काफी मजा आता है आपके साथ, जब भी बात होती है कुछ ना कुछ नया सामने आता है। चूंकि आपके बारे में काफी जानते हैं सभी लोग, फिर भी आपकी बहुत सारी शरारतें रही है आपके स्कूल के दिनों में, राइट? सो कभी कभी किसी ऐसी शरारत की वजह से ही आपको अचानक टीचर ने ज्यादा मार्क्स दे दिए, आपकी वो शरारती थी, आपने वैसी शरारती में किया था उसको, बट मार्क्स अच्छे आए? नहीं, वो ऐसा हुआ मेरी हिंदी तो वैसे भी अच्छी थी और मुझे एस्से वगैरह मेरी क्लास में मेरे एस्से लोगों को पढ़ के, स्टूडेंट को हमारे टीचर मेरे एस्से सुनाते थे कि देखो इसको एस्से कहते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता था कि वो हमारे ज़माने में एक सिस्टम भी कि अगर आप व्हेन यू राइट ए गुड कोटेशन इन योर आंसर्स तो नंबर अच्छे मिलते थे। अब उतने कौन याद रखेगा कोटेशंस, तो आई यूज्ड टू मेक माय ओन कोटेशंस एंड गिव द नेम ऑफ सम बिग नेम, बिग सेलिब्रिटी, कोई शेक्सपियर, कोई सॉक्रेटिस, कोई प्लूटो, कोई फलां ढका, उनके नाम से मैं अपने कोटेशन चिपका देता था आंसर में और मुझे नंबर बहुत अच्छे आते थे। और मेरे टीचर को शौक होता था कि मगर ये लाइन तो I don't remember Shakespeare saying this line और शेक्सपियर saying this line। और उसमें था कि हम लोग को ये बोला था कि जो ये अच्छे कोटेशन जो होते हैं you write it in a green ink, आंसर तो ब्लू इंक में होता था, कोटेशन ग्रीन इंक में होते थे। तो मेरी आंसर शीट जो है वो ग्रीन इंक से भरी होती थी ज़्यादातर, ब्लू कम ग्रीन ज़्यादा होता था। तो एग्जामिनर को बड़ा इम्प्रेस होता कि कमाल है यार, मतलब लड़का जो है ये तो कोटेशन पे कोटेशन लिखे जा रहा है और हमें ही नहीं पता, हमें नहीं पता और कितने अच्छे। तो वो होशियारी थी। वो एक तरह से मान सकते कि वो थोड़ी मेरी बदमाशी थी, मगर उसका मुझे फायदा मिलता था, कम से कम हिंदी में तो मिलता था। एटलीस्ट वो खुद आपके नहीं, ये सोचने वाली बात है, वो कोटेशंस आपके खुद के थे, मतलब आपके अंदर था वो राइटिंग का कीड़ा बचपन से ही, that was inbuilt, inherited। तो हालांकि मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि मैं जो लिख रहा हूँ सच में इतना कमाल है क्या है, मगर एग्जामिनर्स यूज्ड टू टेक इट एज अ कोटेशन। सौदागर की बात करें, इट वाज अगेन अ बिग हिट और उसमें दिलीप कुमार साहब और साथ में राजकुमार साहब, वो दोनों एक साथ आए थे, वेरी बिग हिट। दोनों के बहुत बड़े फैन रहे थे आप और आपको बड़ा सरप्राइज हुआ था, आश्चर्य में पड़ गए थे, बड़े हैरत में आ गए थे कि दो फैंस मेरी लाइफ में सबसे बड़ा फैन इनके साथ फिल्म करनी है मुझे। That's why I said no, life is the funniest thing that happened to me is life, and what happened to me in my life
I was only a fan of Dilip Kumar and Rajkumar, no one else. And when this offer came from Subhash Ghai, actually I was writing another film for Subhash Ghai called Deva, in which Amitabh Bachchan was the hero, but that didn't happen. Meenakshi Sheshadri was the heroine, but the film got shelved Okay. for some reason. Then he said कि चलो हम सौदागर लिखते हैं. तो he told me कि he had already signed both of them. मैंने कहा सुभाष जी मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ. तो लगे देखो यू आर नॉट देयर फैन, यू आर ए राइटर ऑफ द फिल्म, यू आर ए कोलीग, यू आर ए प्रोफेशनल कोलीग, नेवर फॉरगेट दैट, नेवर फॉरगेट दैट. तो मुझे सौदागर लिखते वक्त रोज़ ये सुबह याद करना पड़ता है कि मैं दिलीप साहब का और राज जी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं इस फिल्म का राइटर हूँ. मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं फिल्म का राइटर हूँ. और ऐसा नहीं, दोनों बड़े कमाल के एक्टर थे एंड दे वर फैंटास्टिक एंड दे न्यू दैट आई एम देयर फैन. And they both in their own way they tried to use that to take something out of me. Not so much Rajji but Dilip Saab did. So what kind of things he did? Dilip Saab क्या था कि he loves food. He was a foodie. He is a foodie. So we were shooting in Manali and he had 3 chefs every day making dishes for him. एक तो local chef होता था, एक होटल का शेफ होता था, एक उनका अपना पर्सनल शेफ जाता था साथ में. And then he will pick and choose what to eat, and he used to invite me for dinner, and we used to discuss about literature, poetry, this, that, and films and so on. So and then sometimes at night he will call me 2 o'clock. अरे आजा यार, ये बहुत अच्छा आइडिया है सीन का. And I remember कि फैन नहीं हूँ मैं राइटर हूँ, फैन नहीं हूँ मैं राइटर हूँ. तो he used to narrate the scene to me. And the scene would be fabulous. But I had to put my foot down. Sir, इसे कमाल का सीन है हमारी, ये उस सौदागर का सीन है जिसमें आप हीरो हैं और राजकुमार विलेन हैं. मगर इत्तेफाक से हमारी कहानी में आप दोनों हीरो हैं. जी सर ये सीन गलत है. अच्छा तो तेरे को सुभाष ने सिखा के भेजा है. You used to laugh at it. And same thing happened, you know, on the shoot itself. मुझे बोला सुभाष ने जरा go and check out the dialogue with him. एक बार रीड कर लेते हैं फिर हम शॉट लेते हैं. तो मैं गया, मैंने कहा सर शॉट रेडी है आप, एंड ही वॉज रेडी विद कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग. तो ज़रा एक बार सीन देख लेते हैं. बोलते यार कमले से काम करते हैं, मैं एक्सेंट लेता हूँ. इट हैड नेवर ऑकर्ड टू मी एज अ राइटर एक्सेंट, क्योंकि आई नेवर राइट एक्सेंट्स बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू, पीरियड. आई डोंट नो दैट मेनी लैंग्वेजेस की भाई एक्सेंट करना है. बोला सर करते हैं. ही टुक माई डायलॉग and in 2 minutes he created a strange mix of Haryanvi, you know, Punjabi, Pakhtunistan, Pathani. He invented a whole new language, nothing particular about any region. अजीब सी लैंग्वेज थी दादावीर की, and my own lines started speaking in that accent, and I was like floored. मैंने कहा यार इसको एक्टर कहते हैं. इसको एक्टर कहते हैं कि ये मामूली सी जो लाइनें हैं, खास कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट विद अ टच ऑफ एक्सेंट. तो मैंने भाग के कहा मैं सुभाष कमाल हो गया यार, दिलीप साहब ने एक्सेंट लिया है. फिर बोलता ठहर जा, तू मरेगा जब राज जी के पास जाएगा. एंड ही वाज राइट. तो मैं राज जी एंड दिलीप साहब वर ग्रेट, यू नो, ऑफ कोर्स दे वर राइवल्स इन अ वे एक्टिंग वाइज, but they were also great friends. So Rajkumar used to call Lale. He used to call Dilip Saab Lale, and Dilip Saab used to call Rajkumar Shehzade. So he said कि Lale क्या कर रहा है? And I was innocent, naive, stupid writer. I said sir वो accent ले रहे हैं, मैं भी accent लूँगा. It took me half an hour to convince him not to take an accent. But he was fantastic. I mean, he used to invite me for lunch and Dilip Saab used to invite me for dinner. दिल फिल्म गानों की वजह से भी बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई और फिल्म थी ही बहुत ही अच्छी. आपको मौका मिला माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का. इसके बाद और भी आपने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्में की, आपने उनके लिए फिल्में लिखी. और यहाँ माधुरी दीक्षित और वहाँ श्रीदेवी के साथ चालबाज,
कॉमेडी टच उसमें था, जबरदस्त चालबाज, उनकी लाइफ की बेस्ट कॉमेडी कहलाई जाती है श्रीदेवी की। श्रीदेवी के साथ कॉमेडी फिल्मों और दिल माधुरी दीक्षित के साथ, दोनों अपने आप में टक्कर की थी। दोनों को किस तरह से आप अलग करते हैं अपने अपने काम के लिए? माधुरी बोथ वेर फैंटास्टिक एक्ट्रेस, आई मीन incredible actresses. In fact, I was lucky to do at least 5 films with Madhuri. Tezab, Dil, Beta, Khalnayak, Jamai Raja, कई फिल्में की साथ में. We became friends always. तो मैं उसको बताया कि माधुरी, you have such potential that you can be our Meryl Streep, Hollywood की superstar Meryl Streep. उसके अंदर है, उसके अंदर था, माधुरी के अंदर, मुझे लगा उसको मौका नहीं मिला। माधुरी को मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी फिल्में, और ये कसूर हमारी फिल्मों का है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या माधुरी हो, हमने किसी को पूरा मौका नहीं दिया कि अपने जितना उनका हुनर है, जो भी उनका टैलेंट है, उसको पूरी तरह दिखा सके। हमने उसको ऐसे रोल नहीं दिया कि हाँ लगे कि हाँ दिस इज चैलेंज, दिस इज चैलेंज, जैसे हॉलीवुड में होता है। हॉलीवुड में दैट्स हाउ दे बिकम सच ग्रेट एक्टर्स इन हॉलीवुड। हमारी फिल्में बड़ी वो कॉम्प्रोमाइजिंग रहती हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ मत दो, पता नहीं बेचारा एक्टर कर पाए या कर पाए। तो और दूसरा ये कि जो एक स्टीरियोटाइप होता है, सिंगिंग डांसिंग है तो भाई वो सिंगिंग डांसिंग ही चल रहा है कई फिल्मों में, एक ही तरह की फिल्मों के पीछे लग जाते हैं, कमर्शियल सक्सेस हुई तो। हाँ, मगर श्रीदेवी को मौका मिला बिकॉज शी स्टार्टेड वेरी अर्ली व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट 11-12 ईयर ओल्ड। तो उसको एक तो वो साउथ से आई थी, वहाँ भी उसको अच्छे मौके मिले, यहाँ भी अच्छे मौके मिले, तो शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू वैरायटी ऑफ रोल्स। उसको काफ़ी बड़ी रेंज मिली करने के लिए, माधुरी को रेंज नहीं मिल पाई। आप साहिल लुधियानवी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, उनकी शायरी के, उनकी परछाइयाँ के, जो आपको लगता है कि उनकी परछाई में जो बात है, हाँ, वो शायद किसी और पोइट्री में नहीं है। पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले है, पूरी की पूरी कहानी, और उस परछाई से कई सारे और नौजवान शायर जो हैं वो आगे बढ़े हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर वो बड़े शायर भी बने हैं। आपने भी पढ़ी है खैर कई दफ़ा, तो आपको लगता है कि या लगा कभी कि उस पर जिस तरह से यश चोपड़ा ने सोचा कि उस पर फिल्म बननी चाहिए, बाद में नहीं हो पाया, सो यू वांट टू टेक द इनिशिएटिव और यू वांट टू जस्ट राइट अ फिल्म? मेरे इनिशिएटिव लेने की बात नहीं है, क्योंकि राइटर इज़ द लास्ट प्रायोरिटी इन आवर इंडस्ट्री, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ए स्टार। आप झक मार लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी लिख लें, अगर मान लीजिए आमिर ने को पसंद नहीं आई होती आइडिया वो, तो रंग दे बसंती कहाँ बनती? सही। एक्चुअली हमने तो पहले मनोज बाजपेयी को साइन कर लिया था उस रोल के लिए, रंग दे बसंती के। हाँ, फिर हमको वी हैड टू रिक्वेस्ट हिम टू ऑप्ट आउट एंड ही इज सच अ गुड गाय, ही सेड ओके, ही स्टेप्ड आउट बिकॉज उसको मालूम पड़ा कि अभी हमें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि रहमान भी आ गया था आमिर के साथ। तो पहले हमारे याद था कि कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, एक छोटी बजट की फिल्म बना लेंगे रंग दे बसंती। मगर जब आमिर ने हाँ कर दी तो सारा सीन बदल गया, एंड वी रिक्वेस्टेड एंड ही स्टेप्ड आउट एंड फाइनली। और उसके साथ एक फनी चीज भी हुई थी कि लोग पहले बोलने लगे ये दूसरे बसंती बन रही है शायद, उसमें ईशा देव, आपने कहा था ईशा देव, वो सच में मतलब हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कमेंट है वो, कि कोई कुछ पढ़ता नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरा एक्सपीरियंस कोई कुछ पढ़ता नहीं है हमारे यहाँ पे। हम ले जाते क्या भाई ये रंग दे बसंती है, अच्छा बसंती का रोल कौन कर रहा है? पहला सवाल ये होता अक्सर। हेमा मालिनी बसंती का रोल कर रही थी शोले में। अगर वो क्या है कि ईशा देओल से बात चल रही है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है ना ये शोले का रीमेक है बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर है उसमें हेमा जी ने किया था तो ईशा देओल से ही पहले बात करनी पड़ेगी। एंड दे टुक इट सो सीरियसली, कमाल है सर जी, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है कमलेश जी, आप ही ऐसा सोच सकते हैं कि शोले का रीमेक बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आप ही कमाल कर सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ हमें रोज डील करना पड़ता है। एनीवेज बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। You guys take care of yourself, be happy always, मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।